हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीव वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको कितने टाइप के सीड्स दिए गए हैं? यहाँ पे आपको 2 टाइप के सीड्स दिए गए हैं। कौन कौन से? व्हीट मतलब गेहूं, किडनी बीन्स मतलब राजमा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इन दोनों की जो रूट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और इनका जो लीफ वेनेशन है उनमें भी क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप इसका आंसर लिखोगे वीट। तो वीट क्या है बच्चों? वीट जो है वो मोनोकॉट सीड है। ओके, वीट हैज फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीव्स एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। तो देखिए, जो वीट होता है, गेहूं होता है, उसकी रूट्स कैसी हैं? उसकी रूट्स फाइब्रस हैं। ठीक है, और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है बच्चों? तो पत्तियों के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। किडनी बीन्स ये क्या है बच्चों? ये डाइकॉट सीड्स हैं। हैव अ टैपरूट सिस्टम एंड लीव्स एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। और जो बच्चों किडनी बीन्स होते हैं ना, तो राजमा जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सी रूट है? उसमें टैप रूट है। ओके, और इसकी जो पत्तियां हैं ये इनमें कौन सा वेनेशन होता है? इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब बच्चों यहाँ पे ना आपकी बुक के अंदर जो पिक्चर्स दी गई थी, मैंने वो पिक्चर यूज करी है। तो देखो, इसमें आप देखो जो फर्स्ट है ये क्या है? ये मस्टर्ड प्लांट की टैप रूट है। ठीक है, तो टैप रूट ऐसी नजर आती है। फिर किसकी पिक्चर है बच्चों? तो देखिए, ये वाली जो पिक्चर है ना, ये कॉमन ग्रास की है और इसमें कॉमन ग्रास की कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट है। तो देखिए, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि टैप रूट कैसी दिखती है और फाइब्रस रूट कैसी दिखती है। ठीक है, फिर अब आप देखो लीफ वेनेशन दोनों लीव्स का। ठीक है, तो देखिए हिबिस्कस लीफ में कौन सा वेनेशन होता है? तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। देखिए बच्चों, जैसे कि ये इधर उधर जा रही है ना लाइनें, तो इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कोई जाल सा बन रहा है। ठीक है, फिर आप दूसरी तरफ देखो, ये बनाना की लीफ है। ठीक है, इसमें कैसा वेनेशन है बच्चों? इसमें पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो ये पिक्चर्स मैंने आपको सिर्फ रेफरेंसेस के लिए दिखाई है। ठीक है, अब इनको देख के आपको पता चल गया होगा कि टैप रूट कैसी दिखती है, फाइब्रस रूट कैसी होती हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन कैसा दिखता है और पैरेलल वेनेशन कैसा दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, group them based on their habitats. Write the names of aquatic animals in the area marked A and terrestrial animals in the area marked B. Enter the names of animals living in both habitats in part C. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपको कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आपको उनको ए में डालना है। ठीक है, ए मार्क जो है दिया गया आपका, वहां पे आपको उनके नाम लिखने हैं। और फिर जो एनिमल टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर रहने वाले हैं, उनको आपको किस में लिखना है? बी में लिखना है। और बच्चों जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, आपको उनको सी में लिखना है। ठीक है, तो देखो, ए में आप लिखोगे वेल, डॉल्फिन। ठीक है, बी में आप लिख दो हॉर्स, शीप, स्क्वेरल, अर्थवर्म और पिजन। ये कैसे एनिमल बच्चों? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है। ठीक है, अब सी में हमें कौन से लिखने हैं? सी में हमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मनु's मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of fruit. Examine a radish and write what type of fruit it is. What type of venation would you observe in the leaves of radish plant? तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो रेडिश प्लांट होता है, ठीक है, उसमें कौन सी रूट होती है और फिर उसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा वेनेशन होता है। ओके, तो आप इसका आंसर लिखोगे, अ रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टैपरूट सिस्टम. टैपरूट ग्रोज vertically downward with smaller side roots branching off from it. तो बच्चों टैप रूट में कौन सी रूट, सॉरी रेडिश में कौन सी रूट है? तो रेडिश में टैप रूट है। ठीक है, अब टैप रूट कैसे ग्रो करती है? तो टैप रूट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती है, मतलब सीधी सीधी वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, और उसमें से कौन कौन सी रूट निकलती है बच्चों? जो छोटी छोटी रूट्स होती है ना साइड में, वो उसमें से निकलती है। ठीक है, The leaves of a radish plant exhibit reticulate venation. In this venation, the veins are arranged in a web-like pattern
और बच्चों इसकी जो लीव्स होती हैं रेडिश की, उनमें कौन सा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? इसमें जो वेन्स होती है ना, वो वेब लाइक पैटर्न में, मतलब बिल्कुल जाल के पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन्स, पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज डिफरेंसेस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है बच्चों, तो यहाँ पे ना एक माउंटेन गोट है और दूसरी कौन सी है? बी में है गोट जो हम प्लेन्स में पाते हैं। ओके, आपको इनमें ये बताना है कि इन दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज है, मतलब क्या क्या बातें एक जैसी हैं। फिर आपको बताना है कि इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो देखिए सिमिलैरिटीज आप लिखोगे, बोथ आर गोट्स, ये क्या है? ये दोनों ही गोट्स हैं। बोथ आर हर्बीवोर्स, और दोनों ही क्या है? हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, ये क्या खाती हैं बच्चों? ये पेड़ पौधों को खाती हैं। बोथ हैव हूव्स एंड हॉर्न्स, अब इन दोनों के ही पास हूव्स भी हैं और हॉर्न्स भी हैं। अब आप डिफरेंसेस लिखो, तो माउंटेन गोट में आप लिखोगे हैज लॉन्गर फर सूटेड फॉर कोल्ड वेदर। अब बच्चों माउंटेन गोट जो होती है ना, उसके फर जो हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। क्यों? ताकि जो ठंड है, ठंडे वेदर से उसको वो बच जाए। फिर है दे आर फाउंड इन स्टीप रॉकी हाई एल्टीट्यूड एरियाज। अब जो माउंटेन गोट्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? वो बहुत ही ऊंचाइयों पे पाई जाती हैं, जहाँ का रास्ता कैसा हो? ऊपर नीचे हो, रॉकी रास्ता हो। ठीक है, द हूव्स आर शार्प एंड स्ट्रॉन्ग, और इसके जो हूव्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? वो एकदम शार्प मतलब नुकीले होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखिए बच्चों, हूव्स हम किसे कहते हैं? तो हूव्स हम कहते हैं खुरों को। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? ये जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स है और गोट है, इनके कहाँ पे होते हैं? पैरों में होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये इनके टोज को, जो एनिमल्स के टोज है ना, उनको बचाते हैं। और हूव्स क्या होते हैं? ये हार्ड कवरिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हार्ड कवरिंग है जो कि एनिमल के टोज को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर प्लेन गोट में आप लिख दोगे हैज शॉर्टर फर सूटेड फॉर वार्म वेदर। अब जो प्लेन गोट होती है उसके फर छोटे छोटे होते हैं ताकि वो गर्मी में आसानी से रह पाए। दे लिव इन फ्लैट ओपन ट्रेन्स। अब ये कहाँ रहते हैं बच्चों? ये जो प्लेन गोट्स होती है ना, ये खुले मैदानों में और खुली खुली जगह में, एकदम जो फ्लैट रास्ता होता है वहां पे रहती हैं, फ्लैट जगह पे। द हूव्स आर ब्रॉड एंड सॉफ्ट, और इनकी जो हूव्स होती हैं ये कैसे होते हैं? ये चौड़े और मुलायम होते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर other than those discussed in the chapter: cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper और lizard। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स के आपको नेम दिए गए हैं ना, इनको आपको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, और ये इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप ऐसे ग्रुप्स में बांटना उस क्राइटेरिया पे जिसका चैप्टर के अंदर अभी तक जिक्र ना हुआ हो। ठीक है, तो बच्चों आप बांट दो फ्लाइंग एनिमल्स और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के, ठीक के ग्रुप में। ओके, तो फ्लाइंग एनिमल्स में आप लिख दो पिजन, बैट, कॉकरोच और ग्रास हॉपर, और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में आप लिख दो काउ, टॉर्टॉइज, व्हेल, फिश और लिजार्ड। बच्चों लिजार्ड हम किसे कहते हैं? लिजार्ड हम कहते हैं छिपकली को। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, एज द पॉपुलेशन ग्रोज and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट के काटने से हमारे एनवायरमेंट पे या हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उन पे क्या क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो भी बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप लिखोगे इसका आंसर इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले ये बताने हैं कि फॉरेस्ट के कट होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिख दो इट कैन कॉज नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड। तो देखिए बच्चों, फॉरेस्ट के कट होने से क्या हो रहा है कि बाढ़ आ रही है, कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है और लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। इट कैन लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ जो है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट को जो है वो कट कर दिया गया है। और देखिए बच्चों, दिन ब दिन पेड़ जो हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर कम होते ही चले जा रहे हैं। ओके,
देखिए एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का कैसे हो रहा है, तो फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड एनिमल्स का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनका घर है, ठीक है। अब आप उनके घर को काट दोगे, उनके घर को तोड़ फोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। इट कैन कॉज डिस्ट्रप्शन इन द वाटर साइकिल। और देखिए जो वाटर साइकिल है हमारा उसमें भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, ठीक है। इट कैन कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अब क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बच्चों देखो जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज जो है वो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो उससे टेम्परेचर हमारा ठीक रहता है। अब जब ट्रीज नहीं होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा रहेगी तो उसकी वजह से गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। इट कैन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन लेवल्स इन द एनवायरनमेंट। जी अब वही बात आ गई अभी जो मैंने बोली कि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एड्रेसिंग द चैलेंज, इनैक्ट स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट इलीगल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। देखिए बच्चों ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए जिससे क्या हो कि जो इलीगल कटिंग है ट्रीज की वो बंद हो जाए। एस्टैब्लिश मोर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अब देखिए जो जंगल बचे हैं वहां पे क्या कर देना चाहिए, उनको नेशनल पार्क्स बना देना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देना चाहिए, ठीक है। रीयूज एंड रिसाइकल द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। अब जो भी प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलने हैं तो हमें उनको रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, तो देखिए ऐसी जगह जहां पे कभी जंगल ना हो, ठीक है, जहां पे कभी पेड़ ना लगाए गए हो वहां पे पेड़ लगाना, ठीक है। तो इस चीज को हम एफॉरेस्टेशन कहेंगे। रिफॉरेस्टेशन का मतलब देखिए क्या होता है कि कई जगहों पर आग लगने की वजह से या फॉरेस्ट के कट होने की वजह से जो ट्रीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस जगह पे जहां पहले कभी पेड़ जो है वो उगाए गए थे, जहां पहले कभी जंगल था, आप वहां पे दोबारा से पेड़ उगा दो, ठीक है, तो उसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है, आपको ये बताना है कि ए का क्या एग्जाम्पल होगा और बी का क्या एग्जाम्पल होगा। तो देखिए कोई प्लांट है, ठीक है, डज इट हैव लीव्स, क्या उसके पास पत्तियां हैं, तो यस हैं। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनिशन, क्या उसके पास पत्तियां हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों बी में क्या दिया गया है, नो। तो बी में आपको ऐसे प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनके पास जिनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनिशन नहीं होगा, तो आप लिख दो वीट, मेज एंड ग्रास, ओके। फिर है फिर देखिए ए में आपको क्या लिखना है, ए में आपको ऐसे प्लांट्स के नेम लिखने हैं जिनकी लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनिशन हो, तो आप लिख दो एग्जाम्पल्स में मैंगो, हिबिस्कस एंड रोज, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। देखिए बच्चों एक बच्चा है जिसका नाम है राज, उसने अपने दोस्त से इस चीज की आर्ग्यू करी कि गुड़हल जिसको हम हिबिस्कस प्लांट कहते हैं वो क्या है, वो एक श्रब है, ठीक है। अब आपको बताना है कि संजय क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, ओके। तो देखो वो पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, इज द हिबिस्कस प्लांट्स स्टेम वुडी। वो ये पूछेगा कि हिबिस्कस प्लांट का जो स्टेम है क्या वो वुडी है। तो देखिए बच्चों श्रब्स के जो स्टेम्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो वुडी ही होते हैं। वॉट इज द हिबिस्कस प्लांट हाइट, फिर वो हिबिस्कस प्लांट की हाइट पूछेगा। श्रब की हाइट कैसी होती है बच्चों, मीडियम साइज के श्रब्स होती हैं, ठीक है, मीडियम हाइट होती है उनकी। फिर वो पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज इट हैव, ठीक है, उसका स्टेम कैसा है, ठीक है। तो देखिए जो श्रब्स होते हैं ना बच्चों उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता ज्यादा, ओके। फिर वो 4th क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ डू द ब्रांचेस ऑफ हिबिस्कस प्लांट अपीयर। हिबिस्कस प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो बच्चों श्रब्स जो होती है ना उनकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, तो ग्राउंड के बहुत ही पास से, बहुत ही क्लोज से जो ब्रांचेस हैं वो अराइज होती हैं, निकलती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है,
Based on the information in the table, find out examples of these plants for each group. अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप ए दिया गया है और ग्रुप बी दिया गया है, ठीक है। ग्रुप ए में टाइप ऑफ सीड क्या है, डाइकॉट, और टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, टैप रूट, ठीक है। तो आपको इसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल दे दो मैंगो, रोज, हिबिस्कस। फिर ग्रुप बी है, ठीक है, इसमें टाइप ऑफ सीड क्या है, मोनोकॉट, और रूट क्या है, फाइब्रस रूट है। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे दो वीट, मेज और राइस, ठीक है। अब ए है, वॉट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव। आपको ये बताना है कि ग्रुप ए के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। फिर बी में आपको बताना है कि जो ग्रुप बी है उसके प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो आप आंसर लिखोगे प्लांट्स इन ग्रुप ए आर डाइकॉट्स एंड देयर लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिशन। देखिए बच्चों, जो प्लांट ए है ना ग्रुप के अंदर, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है। वो पहली बात तो वो डाइकॉट है और उनकी लीफ में कौन सा वेनिशन है, रेटिकुलेट वेनिशन है। फिर है प्लांट्स इन ग्रुप बी आर मोनोकॉट्स एंड देयर लीव्स हैव पैरेलल वेनिशन। अब जो ग्रुप बी के प्लांट्स हैं वो क्या है, वो मोनोकॉट्स हैं और उनके लीफ में कौन सा वेनिशन है, पैरेलल वेनिशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको डक दी गई है और पिजन दिया गया, ठीक है। डक के आप पैरों को देखिए, इसके पैर कैसे हैं, इसके पैर वेब्ड फीट हैं, ठीक है। मतलब इसकी जो पैर की फिंगर्स है वो सारी जुड़ी हुई हैं। अब पिजन को आप देखो, इसकी फिंगर्स जो हैं, इसके पैरों की फिंगर्स वो सारी अलग अलग है ना। आपको बच्चों पहले ये बताना है कि जो डक होती है उसके पैरों में और जो पिजन है, मतलब डक के अलावा जो बर्ड्स होती हैं डक में और उन बर्ड्स में, उनके जो पैर हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि डक के जो पैर हैं उनकी वजह से वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, ओके। तो आप लिख दो डिफरेंसेस इन द फीट में, डक हैज वेब्ड फीट। तो बच्चों डक जो है उसके फीट कैसे हैं, वेब्ड है, मतलब उंगलियां जो है उसकी सारी जुड़ी हुई हैं, फिंगर्स। फिर आप लिख दो पिजन हैज रेगुलर बर्ड फीट विथ सेपरेट टोज। अब जो पिजन है, ठीक है, इसके पैर कैसे, इसके पैर जैसे और बर्ड्स की तरह ही है, ठीक है, और बर्ड्स के जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। और इसके टोज कैसे हैं, बिल्कुल सब अलग अलग हैं। With their webbed feet, the ducks can do swimming and also they can walk on muddy और wet surfaces। बच्चों डक्स के जो वेब्ड फीट हैं उसकी वजह से डक्स जो हैं वो स्विमिंग कर सकती हैं, तैर सकती हैं पानी में, ठीक है। मडी जगह पे वो चल सकती हैं या फिर ऐसे सरफेस पे जो गीला है, ओके। अब आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं।